a very interesting topic, that is staffing process. स्टाफिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको वन बाय वन परफॉर्म करने होंगे। बिफोर स्टार्टिंग स्टाफिंग प्रोसेस एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एक स्टेप इस प्रोसेस का डिस्कस किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद पूछा जाएगा इसके पहले के 2 स्टेप बताओ और इसके बाद के 2 स्टेप बताओ। एंड वन थिंग जो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर करके चलनी है वो ये है कि अब तक जितने भी टॉपिक्स आपने किए वो इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, लिमिटेशंस है, आप उसमें ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन जहाँ स्टेप्स की बात आती है वहाँ पर आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स यानी वन बाय वन पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझना भी है और स्टेप बाय स्टेप इसको याद भी करना है। मुझे तो याद है भाई, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू लिया था। संता प्रसाद, धोबी प्रसाद और पप्पू चाचा, 3 लोगों का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। और जब पूरा मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे पूरा स्टाफिंग प्रोसेस समझ में भी आ गया और याद भी हो गया। हाँ, मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया था। कौन कौन थे? हाँ, मिस्टर संता प्रसाद, धोबी प्रसाद और पप्पू चाचा। कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया लेकिन आपको याद हो जाएगा। चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर। पहला स्टेप आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि भैया पहले ये तो चेक कर लो कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। 2 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो 1000 भी चाहिए होते हैं। किस टाइप के आपको स्टाफ की ज़रूरत है, मतलब पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, हाई लेवल प्रोफाइल के हो, वाइट कॉलर जॉब हो, ब्लू कॉलर जॉब हो, मतलब किस टाइप के लोगों की आपको ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि ना तो ओवर स्टाफिंग हो और ना ही अंडर स्टाफिंग हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओवर स्टाफिंग मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बेवजह आपको बियर करना पड़ेगा उस कॉस्ट को। और ना ही अंडर स्टाफिंग हो, यानी जितने की ज़रूरत है उससे कम भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा स्टेप आता है इसके अंदर में रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई। ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई क्या होता है? यानी कि ऐसा पर्सन जो आपका एम्प्लॉय बन सकता है उसको सर्च करना। आपने सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को सर्च नहीं करना, आपने उन लोगों को सर्च करना है जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच करते हो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। यानी प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। कभी भी कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को जाकर ये नहीं कहती भाई साहब मेरे यहाँ जॉब कर लो प्लीज़, है ना, आ जाओ, जॉब खाली आ जाओ, बड़ी ज़रूरत है आपके मेरे को। बड़ी से बड़ी कंपनी, कितनी मर्जी वैकेंसी हो, कितनी मर्जी ज़रूरत हो, कभी कंपनी ये नहीं कहेगी भाई साहब मेरे यहाँ आकर के जो है जॉब कर लो। वो वैकेंसी शो करेगी कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, बहुत सारे इंसेंटिव शो करेंगे, बहुत सारी प्रिविलेजेस देंगे, लालच देंगे, ये देंगे वो देंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनको स्टिमुलेट करेंगे, यानी प्रभावित करेंगे कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। एंड दैट इज कॉल्ड द सेकेंड स्टेप एंड दैट इज रिक्रूटमेंट। और इसको हमने अगली वीडियोस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी समझना है। हाँ, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट। तीसरा स्टेप आता है इसके अंदर में सिलेक्शन। हाँ जी, सिलेक्शन करना। अब देखो आपके पास में आपने रिक्रूटमेंट किया, इतने सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब उसमें से चूज़ करना भैया सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है आपके पास। ध्यान रहे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा चूज़ करने में आपको दिक्कत भी आ सकती है, बट क्या करें, प्रोसेस है, आपको करना पड़ेगा। और सिलेक्शन में पिटाई बहुत होती है एम्प्लॉयज़ की। सीरियसली मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं अपनी लाइफ के अंदर में, ऐसा लगता था भाई इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि गोली चलने वाली है। सामने वाला ऐसे क्वेश्चंस पूछता था कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए पिटाई होती है। और बाई चांस की बात है, मुझे कंपनी में उसमें एचआर मैनेजर नहीं थे, मैं किसी और पोस्ट पर था, तो मुझे ही सिलेक्शन करना पड़ा। मैंने कहा था ना छोटी कंसर्न में सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम सब लोग कर लेते हैं, तो ऐसे ही मुझे भी काम मिला सिलेक्शन का। मैंने कई लोगों का वहाँ पर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस किया, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया। आई विल शेयर विद यू क्या हुआ उसके अंदर में। लेकिन जब हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे जिसमें बहुत पिटाई होती है, सीरियसली मैंने खुद तो पिटाई खाई है और मुझे पिटाई करने का मौका भी मिला। यानी सिलेक्शन क्या होता है,
प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ अवेलेबल, यानी जितने कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। ध्यान रहे स्टेप्स में आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहला स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, फिर चौथा स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये स्टेप आपने कभी सुना नहीं होगा। प्लेसमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब घर में नई शादी होती है, नई दुल्हन आती है तो उसको पूरा घर का एक बार चक्कर कटाया जाता है, उसको मिलवाया जाता है, ये देखो हमारा घर है, ये फ्लोर्स हैं, ये आपकी सास, ये ससुर, ये देवर, ये देवरानी, ये जेठ, ये जेठानी, ये अड़ोसी पड़ोसी, ये मामा चाचा ताऊ, इंट्रोडक्शन कराई जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी प्लेसमेंट होता है, यानी आपको ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, किस चीज़ में डील करती है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से मैनेजर्स हैं, कौन सीनियर लेवल पर है, कौन जूनियर लेवल पर है। देखो ब्रीफ प्रेजेंटेशन। इंट्रोड्यूस टू सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, यानी मिलवाया जाता है कि आपके सीनियर कौन कौन है, आपके जूनियर कौन कौन है, कौन से आपकी टीम में लोग होंगे, आपको किसकी टीम में काम करना है। कलीग से मिलवाया जाता है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन है। राउंड ऑफ वर्क प्लेस, पता है कई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, आई एम श्योर आप लोग तो नहीं घूमे होंगे, या मे भी हो सकता है एक दो जने आप ऐसे किसी ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हों। और मैंने ग्वालियर के अंदर में ऑडिट्स किए थे। ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कभी अगर आप जाएंगे तो उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री तो कहने ही छोड़ दो, प्लांट इतने बड़े बड़े हैं कि अगर आप उसकी बाउंड्री का एक चक्कर काट लेंगे ना, अगर आप उसकी बाउंड्री का एक चक्कर काट लेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी है। तो पूरा राउंड ऑफ वर्क प्लेस भी कटाया जाता है ताकि आपको पता चले आप कहाँ पर काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। तो ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे दुल्हन आती है तो उसके बाद में उसको कायदे कानून सिखाए जाते हैं। बेटा रोज सुबह 6 बजे उठना है, नहा धो करके तैयार होकर के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, ये चाय पिलानी है, ये टाइम है, इतने बजे ये करना है, रात को घर से बाहर इतने बजे नहीं जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। ओरिएंटेशन दिया जाता है आपको, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है। कहीं जगह पर मैनुअल पकड़ा दिया जाता है और कहीं जगह पर ईमेल के थ्रू आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है। जी हाँ, ये ओरिएंटेशन देखो, जितनी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी होंगी वो ये वाला स्टेप जरूर करती हैं। छोटी कंपनियों में बहुत हद तक ये स्टेप मिस कर दिया जाता है क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग आपस में घूमते फिरते देख लेते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी कंसर्न होती है वहाँ पर ये ज़रूर कराया जाता है स्टेप, ताकि जो नया एम्प्लॉई आया है वो फैमिलियर हो सके, रिलैक्स हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में समा सके, मतलब एडजस्ट हो सके। अच्छा, ये स्टेप एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये स्टेप फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब दोनों में फ़र्क समझ आ गया? प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ब्रीफ प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये स्टेप कौन सा है? चौथा। देखा, मैंने संता प्रसाद, धोबी प्रसाद, पप्पू चाचा का इंटरव्यू लिया तो कितना आसान हो गया ना मेरे को समझना समझाना आपको। आप भी समझ जाओगे यार, थोड़ा सा और इंतजार, ज़्यादा स्टेप नहीं है। 5वां स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स मैं आपको दोबारा से इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा दोनों में क्या फ़र्क होता है, लेकिन स्टाफिंग प्रोसेस में इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो नया स्टाफ आया है उसको ट्रेनिंग कैसी दी जाए। इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर कंपनियाँ खुद अपने ही सेंटर्स बना के रखती हैं। देखो, जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत सारे, हर महीने 30-40 लोग एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग देना तो ज़रूरी है। तो इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? टाई अप कर लेती हैं बाहर के कोचिंग सेंटर तो नहीं, इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाती है वो। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस समय बैंकिंग सेक्टर सारा कंप्यूटराइज हो रहा था तो बैंक वालों को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी थी कंप्यूटर की। अब 2 ऑप्शन थे, या तो वो खुद अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करें या फिर किसी और रनिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाएं और उनको बोले हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दो। तो डिपेंड करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस ट्रेनिंग भी दे सकती है और टाई अप भी कर सकती है दूसरे इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। दिस इज़ द 5th स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। आपने क्या सोचा था इतना आसान है, बस लोगों को बुलाया है, इंटरव्यू या कहानी खत्म? नहीं सर, नहीं, इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिर 6th स्टेप आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉइज करंट एंड और पास परफॉर्मेंस एंड फीडबैक, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, पास परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसका फीडबैक दिया जाता है, इसी से सारी प्लानिंग की जाती है, चाहे वो प्रमोशन की है, चाहे वो करियर प्लानिंग है, चाहे वो ट्रेनिंग की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे इंक्रीज इन सैलरी की बात करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्रेज की जाती हैं। अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन। रिपोर्ट कार्ड, जैसे गवर्नमेंट भी अपना रिपोर्ट कार्ड इशू करती है कि हमने 6 महीने में क्या क्या किया, स्कूल के अंदर में भी टीचर्स रिपोर्ट कार्ड इशू करते हैं पिछले 3 महीने में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लेकर आए। ऐसे ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, एंड दिस इज 6th स्टेप। चौथा स्टेप कौन सा था? वीडियो पीछे कर रहे हो है ना, मैंने कहा था याद रखना स्टेप्स, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, इसलिए याद रखना स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7वां स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ये प्लान किया जाता है कि किसका प्रमोशन किया जाएगा, किसको फ्यूचर मैनेजर के तौर पर तैयार किया जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर मैनेजर के तौर पर तैयार करती है तो उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, टारगेट्स दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, पे स्केल बढ़ा दिया जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाया जाता है, ताकि फ्यूचर के मैनेजर्स तैयार किए जा सकें हायर लेवल के लिए। And this is the 7th step of staffing process, and it's called promotion and career planning. 8वां स्टेप आता है इसके अंदर में compensation. All forms of pay or rewards, direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions and bonuses, and indirect payments, employer paid insurance and vacations. यानी कॉम्पनसेशन के अंदर 2 तरीके के रिवॉर्ड दिए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल में डायरेक्ट पेमेंट, यानी कि उसके वेजेस बढ़ा दिए, सैलरी बढ़ा दी, इंसेंटिव कमीशन बढ़ा दिया, बोनसेस दे दिए। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली भी कॉम्पनसेशन देती है, जैसे फ्री वेकेशन, छुट्टियां फ्री दे दी, मतलब आपने फॉरेन ट्रिप फ्री दे दिया पूरी फैमिली के साथ, ये भी होता है कॉम्पनसेशन में। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा देता है, वो कंपनी पे करती है। तो इनडायरेक्ट वे में भी बहुत सारे कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं। अब किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सारा का सारा प्रोसेस स्टाफिंग में आता है, और दिस इज कॉल्ड 8 स्टेप। तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 8 स्टेप्स हो गए आपके स्टाफिंग प्रोसेस के। अगर मैं आपसे पूछूं उल्टी गिनती में बताओ 8वां कौन सा, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे भी याद करना है आपको, क्योंकि होगा क्या, वो 6 स्टेप पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे इससे पहले वाला स्टेप बताओ, तो आपको पहले वाला स्टेप बताना पड़ेगा। बोलेंगे 5वां बता दिया, आप चौथा भी बताओ। जी हाँ, क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से आता है, इसलिए बी अवेयर, यू शुड लर्न ऑल द स्टेप्स इन सीक्वेंस, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको दोनों सीक्वेंस में स्टेप्स याद होने चाहिए। नहीं तो एक काम करना, आप भी इंटरव्यू ले लेना मेरी तरह, ऐसे मिस्टर संता प्रसाद का, धोबी प्रसाद का और पप्पू चाचा का, हाँ ऐसे आप ले लेना, आराम से हो जाएगा। मिस्टर संता प्रसाद, धोबी प्रसाद एंड पप्पू चाचा। मिस्टर का एम, मैन पावर रिक्वायरमेंट, अरे स्माइल आ गई। आर से रिक्रूटमेंट। ऐसे क्या था, अरे याद करो कौन सा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप कौन सा था, सिलेक्शन, हाँ, और चौथा स्टेप अभी तो बताया था, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो हो गए 4 स्टेप याद। मिस्टर संता प्रसाद, एमआर और एसपी याद हो गया। मिस्टर संता प्रसाद, एम से मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्रूटमेंट, एस से सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, डी से डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, डी से डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, और पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, और पी से प्रमोशंस, और सी से कॉम्पनसेशन। ये हो गए आपके 8 स्टेप्स। तो याद रहेगा, मिस्टर संता प्रसाद, धोबी प्रसाद एंड पप्पू चाचा, एम से मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्रूटमेंट, संता प्रसाद, एस से सिलेक्शन, और पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, धोबी प्रसाद, डी से डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, और पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, पप्पू चाचा प्रमोशन एंड कॉम्पनसेशन। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर अक्सर बच्चों में क्या गलती होती है,
जब धोबी प्रसाद का पी और पप्पू चाचा का पी आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल पहले आएगा कि प्रमोशन, क्योंकि दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखिए छठा स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल और सातवां है प्रमोशन। बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाती है, वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, बिना परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रमोशन नहीं हो सकता। बिना परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रमोशन नहीं हो सकता। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पहले आएगा और प्रमोशन बाद में आएगा। अब याद हो जाएगा आपको। आई थिंक अब कितना आसान हो गया ना आठों के आठों स्टेप याद करना एग्जैक्टली और एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। प्लीज इसको नोट कर लेना, लिख लेना, बार बार याद करना। अगर आप बोल बोल के इसको रिपीट कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। बोलने में दिक्कत आती है तो किसी को सुनाओ, किसी को सुनाने में कोई अवेलेबल नहीं है तो लिख लिख करके देखो बेटा, बट डू समथिंग, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।